कई कार ओनर सरकार की E20 पॉलिसी से बहुत गुस्सा है। पर लीटर पे 2 से 2.5 किलोमीटर कमाता है। नहीं तो पेट्रोल में आप क्या चाहते हो? मतलब आपके लिए हिसाब से आइडियल सिचुएशन क्या होना चाहिए कि दोनों मिलना चाहिए था? जो चॉइस होनी चाहिए ना। नहीं, उसमें प्रॉब्लम है क्योंकि एक ही ऑप्शन है, प्रॉब्लम तो होगी। सरकार अपना रिप्लाई करती है इस ट्वीट से। एथेनॉल ब्लेंडिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग, साइंटिफिकली सपोर्टेड और इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल मेजर है जो हमारे देश को बेनिफिट देगी। पर E20 पॉलिसी से कई लोग कंफ्यूज्ड हैं। किसी ने चेतावनी नहीं दी कि इंजन डैमेज हो सकता है, माइलेज गिर सकती है, और वारंटी और इंश्योरेंस का क्या। और सोशल मीडिया पर इतना बवाल मच गया है कि मिस इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन को सेपरेट ही नहीं किया जा सकता। टोयोटा, होंडा और भी कंपनीज हैं, वो कह रही हैं कि आप डलवा लो, लेकिन फिर हमारी कोई गारंटी नहीं हो। कोई ना कोई मतलब ड्रॉबैक तो है इसमें, जब बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके मतलब चेयरमैन, उनका स्टाफ लाए तो नहीं करेगा, झूठ तो नहीं बोलेगा। कई लोग तो पैनिक कर रहे हैं। लेकिन मुझे भी वो डर है कि अगर ये बाइक मैं 2 महीने ना चलाऊं तो क्या ये फील चला जाएगा या नहीं, मैं क्लियर नहीं हूँ। अब जब एक्सपर्ट्स के पास ही 100% क्लैरिटी नहीं है तो एक एवरेज सिटीजन का क्या? बात हो रही है कंज्यूमर अड्डा में नए E20 पेट्रोल की वाटर सप्लाई। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं, ये सबसे देश में एंटी नेशनल। 20% इथेनॉल डालने के ऊपर देश में एक तो भी गाड़ी में तकरार रही कि आप नाम। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि दोनों पर्सपेक्टिव्स के क्या आर्ग्यूमेंट्स है और साइंटिफिक एविडेंस देखेंगे जो हमें एक्सपर्ट्स ने बताया कि भाई E20 पॉलिसी में हो क्या रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग होती क्या है। एथेनॉल एक अल्कोहल है जो बनाया जाता है शुगर को फर्मेंट करके। अब ये शुगर डायरेक्टली शुगर केन से आ सकता है और इनडायरेक्टली चावल या फिर मक्के से। एथेनॉल के बारे में अच्छी चीज ये है कि आप शुगर केन फैक्ट्रीज का मोलासिस यूज कर सकते हो या फिर बचा हुआ चावल या फिर मक्का यूज कर सकते हो। दोनों ही चीजें जो कई बार फेंकी जाती हैं। एथेनॉल को आप रेगुलर पेट्रोल में भी मिक्स कर सकते हो जो गाड़ी और बाइक के इंजन यूज कर सकते हैं। एथेनॉल मिक्सिंग का आइडिया हमें सबसे पहले देखने को मिला 2003 में एक सरकार की पॉलिसी के तहत, जहां 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो रही थी कुछ स्टेट्स में, जिसका मतलब है कि 95% पेट्रोल होगा और 5% एथेनॉल। पर ये एक्सपेरिमेंट इतना चला नहीं क्योंकि शुगर के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे थे, तो जो एथेनॉल मिक्सिंग थी वो 5% तो छोड़ो 1.5% ही हो पाई। पर चीजें बदली 2014 में। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सरकार ने कई एम्बिशियस टारगेट्स रखे। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने E20 फ्यूल 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के पंप्स में लॉन्च किया। कार मैन्युफैक्चरर्स ने ऐलान किया कि अब वो E20 रेडी गाड़ियों को बनाएंगे और हर गाड़ी जो मार्च 2023 के बाद बेची जाएगी वो इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। ऑयल कंपनीज ने भी स्टार्ट कर दिया अपनी प्रोडक्शन लाइंस को शिफ्ट करना। 2025 में करीब 1 लाख पेट्रोल पंप्स ने हमारे देश में पुराने ब्रांड्स जैसे E5 और E10 को बेचना बंद कर दिया और अब E20 ही आपको हर जगह मिलेगा। और इसी मोमेंट पर लोग गुस्सा हो गए। हमारी देश की सरकार आपने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी रिसेंटली मेरी 2022 की गाड़ी 2 दिन पहले ही बीच रास्ते में खराब हो गई। यार माइलेज इतना ज्यादा गिर गया है ना ये E20 के चक्कर में। एवरेज कितनी देर निकाल रही है आपके हाथ में? मुश्किल से मुश्किल 18-19। अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है तो बात करते हैं 2 क्लेम्स की जो हमारी सरकार ने दी है और देखते हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। 2 चीजें हैं, ट्यूनिंग कंप्लायंस और मटेरियल कंप्लायंस। पिछले 6 महीने में इसने एक बार भी 8 के नीचे माइलेज नहीं दिया। माइलेज देखिए 6.3। मिडिल क्लास गाड़ी चलाए तो चलाए कैसे? ये चीज कई इंडियन ड्राइवर्स बोल रहे हैं, पर सरकार का कहना है कि ये बिल्कुल गलत है। सरकार की लॉजिक क्या है? उनका कहना है कि सारी गाड़ियों में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं जिससे वो E20 फ्यूल अडॉप्ट कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि कुछ पुरानी गाड़ियों में जरूर कुछ माइनर पार्ट्स चेंज करने होंगे, पर ये भी जरूरत तभी पड़ेगी जब इन गाड़ियों ने 20-30 हजार किलोमीटर कवर कर लिए हैं। सरकार ने ये भी कहा कि रिप्लेसमेंट बहुत सस्ते में हो सकती है नॉर्मल सर्विसिंग के दौरान, तो इतनी घबराने की बात क्यों है? अब सरकार सही है या नहीं, ये समझते हैं। सबसे पहले मटेरियल कंप्लायंस होती क्या है कि प्लास्टिक और रबर होजेस जो आपके फ्यूल सिस्टम में है, क्या वो एथेनॉल के लिए ठीक है या फिर नहीं। अब एथेनॉल ना पेट्रोल से बहुत अलग है। अगर आपकी गाड़ी उस चीज के लिए डिजाइन नहीं है तो लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है। और इस चीज के लिए हमने ऑटो रिव्यू चैनल मोटरिंग के शूमी से बात करी। शूमी ने हमें सीधा सीधा बताया जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, और आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि एथेनॉल से 2 व्हीलर्स का ज्यादा नुकसान हो सकता है गाड़ियों के कंपैरिजन से।
सरकार की ड्राफ्ट पॉलिसी में लिखा क्या है? उनको ये आशंका थी कि छोटे इंजन जो हैं जैसे कि 2 व्हीलर में हैं उनमें ये इश्यूज बड़े होंगे और मटेरियल कंप्लायंस के लिए हमें जो कस्टमर को बेचना है, रबर के पार्ट्स हुए, प्लास्टिक के पार्ट्स हुए, ट्यूब्स, होजेस हुए, ये इस तादाद में इस देश में डिप्लॉय करना ना के बहुत ही मुश्किल का काम है। 2 व्हीलर्स की परफॉर्मेंस हो सकता है इतनी बुरी हो जाए कि उन्हें यूज करना ही मुश्किल हो जाए, और जहां तक मुझे पता है इस क्वेश्चन का जवाब कहीं पे भी क्लियरली दिया नहीं गया है। और यही जड़ है सारी कंप्लेंट्स की। उल्टा जो शूमी के आर्गुमेंट्स है ना, वो आपको इस नीति आयोग की रिपोर्ट में मिल जाएंगे, जिसको सरकार ने भी यूज किया अपने आर्गुमेंट्स देने के लिए। जो मार्च 2023 से पहले E10 गाड़ियों के मॉडल्स बने हैं, उनके बारे में टोयोटा ने कहा कि 10% ज्यादा ब्लेंडिंग वाले फ्यूल इस गाड़ी के लिए रेकमेंडेड नहीं है और इंजन को वो डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा टीवीएस मोटर और हीरो मोटर कॉर्प ने भी इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स पर अपनी एडवाइजरीज जारी करी है। एक्को जैसी इंश्योरेंस कंपनीज भी कहती है कि अगर आप एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल यूज कर रहे हो और आपकी गाड़ी कंपैटिबल नहीं है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारे पास मत आना। तो 2 व्हीलर्स के साथ तो प्रॉब्लम है ही, पर शूमी का कहना है कि गाड़ियां सेफ हैं मोस्टली। लेट्स टेक इट अप्रैल 1, 2009 के बाद अगर आपकी गाड़ी आपने खरीदी है, चांसेस आर उसको एथेनॉल से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा मटेरियल कंप्लायंस के हिसाब से। ओके, मैंने 2-3 मैन्युफैक्चरर से बात की। बजाज ने फॉर एग्जांपल बोला कि वो तो ऑलरेडी गाड़ियां ब्राजील में एक्सप्लोर कर रहे थे जहां पे एथेनॉल 70s से चल रहा है, तो उनकी गाड़ियां तो शायद BS4 जब लागू हुआ था तब से ही मटेरियल कंप्लायंट है। लेकिन बाकी जितने 2 व्हीलर्स हैं ज्यादातर 2023 अप्रैल में जाके मटेरियल कंप्लायंट हुए हैं। अब शूमी ने ब्राजील की बात करी, तो ब्राजील में क्या पॉलिसी है? ब्राजील में एक्चुअली 30 सालों से वो धीरे धीरे अपनी एथेनॉल पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं और उधर आपको आज भी पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, पर इंडिया में ये ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। ऑटोकार इंडिया ने प्रॉपर लेबोरेटरी टेस्ट किया ये जानने के लिए कि भाई E20 के अलावा इंडिया में कुछ मिल भी रहा है। गुड न्यूज भी है, बैड न्यूज भी है। गुड न्यूज यह है कि मिल रहा है 100 ऑक्टेन फ्यूल, इंडियन ऑयल का XP 100 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पावर 100, ये अकेले फ्यूल्स हैं जो एथेनॉल फ्री है। ये गुड न्यूज है। बैड न्यूज ये है कि ये दोनों 100 ऑक्टेन फ्यूल है। ये वैसे फ्यूल होते हैं जो हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स के लिए यूज किए जाते हैं और जिनका दाम भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। पर 95+ ऑक्टेन फ्यूल जो ज्यादातर गाड़ियां यूज करती हैं, जैसे भारत पेट्रोलियम का स्पीड हो गया, वो आपको पेट्रोल पंप्स में शायद ही मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने ना स्पीड खत्म कर दिया, भारत पेट्रोलियम से स्पीड खत्म कर दिया। जहाँ भी जाओ देते नहीं, उसमें थोड़ा सा आता है, अब इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, एवरेज में ही पड़ रहा है, इंजन में पड़ रहा है। अब कुछ गाड़ियों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर आपकी गाड़ी कंपैटिबल नहीं है तो आपको बहुत जल्द रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और ये सोशल मीडिया पर हो रहा है। फ्यूल कैप्स रस्ट हो गए हैं और कुछ के तो टैंक्स करोड़ हो गए। ये रस्टिंग देख रहे हो, ये पता कहाँ पर है? ये है बाइक के टैंक के अंदर। गडकरी साहब बोल रहे थे ना, एक भी एग्जांपल ढूंढ के बता दो जिसको दिक्कत आ रही है एथेनॉल से। ये लो आपके सामने एग्जांपल है। अब ऐसा होता क्यों है, इसके लिए आपको थोड़ी बहुत साइंस समझनी होगी। अनलाइक पेट्रोल, एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक है, जिसका मतलब है कि वो हवा से मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो हर बार जब आप एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डालोगे अपनी गाड़ी में, जब आपकी गाड़ी रोड पर खड़ी हुई है, तो आपके फ्यूल सिस्टम में एक पानी आता रहेगा। ये जब एथेनॉल के साथ मिक्स होता है तो आपके वो फ्यूल टैंक की मेटल सर्फेसिस को अटैक करने लग जाता है। बस ये अकेली प्रॉब्लम नहीं है, एथेनॉल एक अच्छा सॉल्वेंट भी है, जिसका मतलब है कि वो दूसरी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, जिस तरह पानी मान लो चीनी को डिसॉल्व करता है। इस वजह से जो आपकी फ्यूल टैंक के अंदर जो डिपॉजिट्स होते हैं पुराने, वो एथेनॉल के साथ मिक्स हो जाते हैं और आपके फिल्टर्स और सेंसर में ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का परफॉर्मेंस कम हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर गाड़ी खड़ी है और एथेनॉल में धीरे धीरे पानी की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो पानी का एक कोरोजन का कंपोनेंट है, जो कि जैसे हम लोहे पे देखते हैं रस्ट हो जाता है, जंग लग जाती है। दूसरा, एथेनॉल खुद एक सॉल्वेंट है। एथेनॉल अपना कोरोजन और क्रिएट करता है। एथेनॉल सॉल्वेंट के हिसाब से जो डिपॉजिट्स हो चुके हैं उनको डिसॉल्व कर देता है। फिर ये डिसॉल्व जो है ये आपके फिल्टर्स में घुसता है वगैरह, तो वहां से नुकसान होने का चांस है। रिस्क सबसे ज्यादा है अगर आपकी गाड़ी हिल नहीं रही, क्योंकि अगर गाड़ी हिलती नहीं है तो एथेनॉल खत्म नहीं होगा। इसका मतलब है कि उसको ज्यादा टाइम मिल जाता है पानी को ऑब्जॉर्ब करने के लिए और आपके टैंक को अटैक करने के लिए। तो क्या सरकार का कहना सही है कि 20-30 हजार किलोमीटर बाद आपको थोड़े बहुत रिप्लेसमेंट करवाने पड़ेंगे? नॉट रियली, क्योंकि अगर आप एक नई नवेली गाड़ी लेते हो और उसको चलाते नहीं हो तो भी आपको ये रिस्क उठाने पड़ेंगे। तो भाई आप क्या कर सकते हो अपनी गाड़ी को बचाने के लिए? पहली बात है कि सोशल मीडिया पर मत जाओ। 2 तरीके से आप पैसा कमाते हैं, एक तजुर्बा, एक नॉलेज। इथेनॉल वाटर में मिक्स हो जाता है और सेपरेट हो जाता है पेट्रोल से। तो अभी मैं इस तरह करके उसके सानने के बाद बाइक में डालूंगा
एक्चुअली आपको गाड़ी को चलाते रहना होगा। एथेनॉल को चांस ही मत दो जिससे वो आपके फ्यूल टैंक को डैमेज करे। अगर गाड़ी पार्क करनी भी है कई दिनों के लिए तो अपने फ्यूल टैंक को जितना कम हो सके उतना रखो, या फिर उसको प्रोफेशनली ड्रेन करवा दो। अगर गाड़ी पुरानी है तो अपने होजेस, गास्केट्स और रबर पार्ट्स एथेनॉल रेजिस्टेंट मटेरियल्स के बनवा दो। अब ये सस्ता तो नहीं होगा पर यही अकेला उपाय है भाई। जहां तक मुझे पता है एक एवरेज टू व्हीलर पे ये 5 से 6 हजार रुपए के खर्चे में ये सारे पार्ट्स चेंज होके मटेरियल कंप्लायंस आ जाने चाहिए। लेकिन आपको जो होजेस वगैरह दिख रहे हैं वो चेंज करना महंगा है, लेकिन हो सकता है। रियलिटी ये है भाई कि अगर आपकी गाड़ी कंपैटिबल नहीं है तो कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। बस आप यही कर सकते हो जिससे रिस्क कम हो जाए, क्योंकि इनफैक्ट एक्सपर्ट्स को भी इतना ज्ञान नहीं है कि करना क्या है। तो या तो अपनी गाड़ी को चलाते रहो, या अपग्रेड कर दो, या फिर हाथ जोड़ के विनती मांगो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एथेनॉल की मेरे को जो लगता है वो ये है कि क्लैरिटी हमारे पास नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और हमारे साथ क्या होने वाला है। दैट इज सबसे बड़ी इशू। इट्स नॉट द एथेनॉल, इट्स नॉट द पेट्रोल, इट्स नॉट द पॉलिसी, इट्स द फैक्ट कि हमें क्लियर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अगर आपने मटेरियल कंप्लायंस सॉल्व भी कर दी, अब आती है दूसरी प्रॉब्लम, वो है माइलेज की। इसको कहा जाता है ट्यूनिंग कंप्लायंस। पिछले 2-3 महीनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरी जो कार है इसका माइलेज ड्रॉप हो गया 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर से। और वो अकेले नहीं है। सुरेंद्र पाल सिंह दिल्ली में एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। उनकी 3 साल पुरानी गाड़ी भी नहीं है पर उसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी कम हो गई। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो ट्यूनिंग कंप्लायंस चेक करती है कि आपके गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे पार्ट्स मैच करते हैं ब्लेंडेड एथेनॉल पेट्रोल से या नहीं। अगर आपकी गाड़ी या फिर बाइक E0 या फिर E10 के लिए डिजाइंड है, पर अगर आप E20 फ्यूल यूज कर रहे हो तो आपके इंजन को और मेहनत करनी पड़ती है सेम पावर देने के लिए, जिसका मतलब है कि हर किलोमीटर के लिए आप ज्यादा फ्यूल यूज कर रहे हो। सरकार भी इस बात को मानती है। इसी ट्वीट में उन्होंने लिखा हुआ है कि क्योंकि एथेनॉल की पेट्रोल से एनर्जी डेंसिटी कम है, इस वजह से माइलेज तो गिरेगी। E10 गाड़ियों के लिए ये माइलेज ड्रॉप 1 से 2% होगी और दूसरी गाड़ी के लिए 3 से 6%। उनका ये भी कहना है कि आप इस चीज को ठीक कर सकते हो E20 कंपैटिबल मटेरियल्स को यूज करके। और ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि E20 से आपकी फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। सरकार की खुद की थिंक टैंक नीति आयोग ने अपनी 2021 रिपोर्ट में कहा जो E10 या फिर E0 ब्लेंड्स के लिए बनी हुई है उनमें 6 से 7% की फ्यूल एफिशिएंसी कम हो सकती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये होता क्यों है। एथेनॉल के बारे में हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एथेनॉल में एनर्जी की क्वांटिटी पेट्रोल की कंपैरिजन में हमेशा कम रही है और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। अब जहां पेट्रोल हर किलो के लिए 42 यूनिट्स देता है एनर्जी के, एथेनॉल बस 26 देता है। अगर जैसे आप E10 बनाओगे दोनों को मिक्स करने के लिए तो ये एनर्जी डेंसिटी बस करीब 40 रह जाएगी, जिसका मतलब है कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आपको ज्यादा फ्यूल चाहिए, यानी कि माइलेज कम हो गई। पर एक फायदा जरूर है एथेनॉल से, माइलेज भले ही कम होगी पर आपका इंजन परफॉर्मेंस एक्चुअली इंप्रूव हो सकता है। ये क्यों है? एथेनॉल में एक प्रॉपर्टी है कि वो एक हाई ऑक्टेन रेटिंग का होता है, जिसका मतलब है कि इंजन को और पावर मिलती है। अब E20 गाड़ियां तो इस चीज की एडवांटेज उठा सकती हैं, यानी कि अगर उनकी माइलेज ड्रॉप होती भी है उनको परफॉर्मेंस बूस्ट मिल जाता है, पर जो पुराने मॉडल्स है उनको ये बूस्ट नहीं मिलता। तो जो शूमी नंबर्स दे रहे हैं वो सरकार के नंबर से मिलते जुलते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि E20 से हमें एथेनॉल में डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्योंकि हम E10 तो काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि हमें जो E10 में दिख रहा था और हमें जो E20 में दिख रहा है हमें उसमें फर्क नजर आ रहा है। ऑफिशियली ये फर्क डिपेंडिंग ऑन आप किसकी स्टडी देख रहे हो, किसका डेटा देख रहे हो, 1 से 7% के बीच में ये एक्सपेक्टेड ड्रॉप है। अब सोशल मीडिया पर जरूर कुछ लोग बोल रहे हैं कि 25% तक माइलेज कम हो रही है, पर ऐसा एक्सपेरिमेंट करना इतना आसान नहीं होता। आपको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। टायर प्रेशर कम होगा तो आपका माइलेज वैसे भी चेंज करेगा। तो अगर आप उसी गाड़ी को एक दिन आप टेस्ट कर लीजिए, फिर आप 1 महीने के लिए खड़ी कर दीजिए और फिर दोबारा वहीं पे वही टेस्ट कीजिए, वो खड़े खड़े जो उसका टायर प्रेशर का लॉस है उसी में 2-3% का फर्क पड़ना चाहिए, शायद ज्यादा भी पड़े। तो अगर आपको लग रहा हो कि आपकी माइलेज बहुत कम हो गई हो, ये भी चांसेस हैं कि आपकी गाड़ियों में दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप मोटा मोटा देखो तो सरकार झूठ नहीं बोल रही। प्रॉब्लम यह है कि जिस तरीके से उन्होंने कम्युनिकेट किया है, जैसे सेम 2021 की नीति आयोग रिपोर्ट में लिखा गया है कि एथेनॉल ब्लेंड्स का जो प्राइस है वो नॉर्मल पेट्रोल से कम होना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी माइलेज तो कम हो ही रही है और आप उनको एक इंसेंटिव भी दे दोगे ब्लेंडेड फ्यूल यूज करने के लिए। वो ये भी सलाह देते सरकार को कि एथेनॉल पर टैक्स कम लगाए, तो टैक्स वैक्स तो सरकार ने कुछ चेंज किया नहीं। अब सरकार की तरफ से सोचते हैं कि भाई उन्होंने ऐसा किया क्यों। प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में 85% ऑयल इंपोर्ट होता है। जब ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो सरकार का बजट तो हिलता है ही, आपका बजट भी हिलता है, क्योंकि अगर दाम बढ़े
आपको पेट्रोल के लिए और पैसा देना पड़ेगा। जबकि अगर एथेनॉल देश के किसान कमाएंगे तो दाम कंट्रोल में किए जा सकते हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग एक तरीका हमारी सरकार के लिए फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए, रूरल इनकम्स को बढ़ाने के लिए और पोल्यूशन भी कम करने के लिए, क्योंकि ब्लेंडेड एथेनॉल पेट्रोल से कम पोल्यूशन करता है। 2014 से हमारे देश ने 1.5 लाख करोड़ फॉरेन एक्सचेंज में पैसे बचाए हैं। सरकारी ऑफिशियल्स का दावा है कि इसकी वजह से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के किसानों को 40,000 करोड़ रुपए और मिल सकते हैं और एथेनॉल से पोल्यूशन भी बचेगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हर चीज परफेक्ट है। एथेनॉल की प्रॉब्लम ये है कि शुगर केन, मेज और राइस जैसे क्रॉप्स में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब सरकार इस चीज से अग्री नहीं करती, पर अगर आप कई स्टेट्स की एग्रीकल्चर सिचुएशन देखोगे तो वाटर लेवल जो है वो बहुत कम हो गई है। अब आप में से कुछ लोग सरकार के विजन से अग्री भी करोगे। प्रॉब्लम विजन में नहीं है, प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में। क्योंकि जब देश में एक मेजर रिफॉर्म आता है ना, तो लोगों का भरोसा जीतने के लिए सरकार की नीयत अच्छी होनी चाहिए। भले ही डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे रिफॉर्म्स में इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठे थे, पर बहुत कम लोगों ने सरकार की इंटेंशन पर सवाल उठाए। पर E20 पॉलिसी में ये डामाडोल हो गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। एक साल पहले सियान एग्रो इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर मसाले और एडिबल ऑयल्स बेचती थी और उन्होंने एग्रो प्रोसेसिंग की दुनिया में कदम ही रखा था। 2024 के पहले क्वार्टर में इस कंपनी ने 17 करोड़ रुपए कमाए रेवेन्यू में और 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। एक साल बाद ये नंबर 511 करोड़ और करीब 50 करोड़ हो गए, यानी कि एक साल में 30 गुना रेवेन्यू बढ़ गया। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली फिनशॉर्ट्स के इस आर्टिकल से। अब इस कंपनी के एमडी कौन है? देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के बेटे। अब इस कंपनी के कई बिजनेसेस हैं, हेल्थ केयर हो, फर्टिलाइजर हो, शुगर हो, डिस्टिलरी हो, एलपीजी हो या फिर लिकर हो। फिनशॉर्ट का कहना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर इतना क्लियर नहीं है कि क्या इस कंपनी ने मेनली एथेनॉल बेचकर पैसे कमाए या फिर नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपनी ने अपने ऑयल और एग्रो बिजनेस से 100 करोड़ कमाए और जो बचे हुए 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई है वो अदर इनकम में छुपी हुई है। अब अदर इनकम में हुआ क्या ये तो कोई नहीं बता सकता उनके अकाउंटेंट्स के अलावा, पर हमें ये जरूर पता है कि इस कंपनी के स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया। अब एक थ्योरी जो मैंने इस ट्विटर अकाउंट में देखी वो है कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि कंपनी ने कोल पावर बिजनेस में इन्वेस्ट किया। क्योंकि इंडिया में हमें बिजली की जरूरत है, इसलिए लोग इस कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं, ना कि इसके एथेनॉल बिजनेस की वजह से। अब देखो, हमारे पास फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है ये बताने के लिए कि गलती हुई है या फिर नहीं हुई, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ हम पर नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार से कम्युनिकेशन आना चाहिए कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है इस केस में, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सिटीजन्स को कॉन्फिडेंस में लेकर काम करे। तो अब कंक्लूजन क्या है कि हमारे देश का फ्यूचर एथेनॉल डिसाइड करेगा? नॉट रियली, फ्यूचर एक्चुअली ईवीज ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 4 गुना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती है पेट्रोल व्हीकल से। पेट्रोल की गाड़ी में बस 20% एनर्जी मोशन में कन्वर्ट होती है, जबकि ईवी में नंबर 80% है। इसलिए ईवीज ही फ्यूचर है, पर एथेनॉल एक अच्छा तरीका है ट्रांजिशन पीरियड के लिए। तो सरकार की भले ही अच्छी इंटेंशंस रही हो, पर अडॉप्शन की जो स्पीड है, कंफ्यूजिंग कम्युनिकेशन है और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पोटेंशियल है, उसका मतलब है कि लोग मानते हैं कि ये पॉलिसी उन पर थोप दी गई है, इसीलिए तो कई लोग गुस्सा हैं। नाउ वी कैन ओनली होप कि सरकार प्रोएक्टिवली डिसाइड करे कि उनको अपनी इंटेंशंस अच्छी तरह कम्युनिकेट करनी होगी, ताकि सोशल मीडिया में जो हम मिस इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं वो तो कम से कम खत्म हो जाए।